हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 13 में प्रश्न नंबर 22 तक प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास लघुत्तर प्रश्नों के इस सीरीज में पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 14 में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 से। तो चलिए, जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आला वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का चैनल लिंक दिया, वहाँ से जुड़ जाइए और टेलीग्राम से जुड़ के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। प्रथम सेमेस्टर प्रशिक्षुओं को भी क्लास को हमारे इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। प्रथम सेमेस्टर का मैंने पूरा सिलेबस PIQ और राजन सीरीज और पवन सीरीज पढ़ा दिया है। प्रश्न नंबर 23, नारी शिक्षा पर हंसा मेहता समिति ने क्या सुझाव दिए? तो हंसा मेहता समिति 1962 और नारी शिक्षा शिक्षा सॉरी तो हंसा मेहता समिति 1962 और नारी शिक्षा के बारे में। तो बालक बालिकाओं के पृथक पाठ्यक्रम की आवश्यकता व संभावना पर विचार करने हेतु हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो हंसा मेहता के अध्यक्षता में लड़के और लड़कियों की, जो बालक और बालिकाओं के लिए क्या अलग अलग सिलेबस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर विचार करने के लिए हंसा मेहता समिति 1962 में गठन किया गया। समिति ने काफी विचार विमर्श के बाद यह तय किया कि हम जिस प्रजातांत्रिक, ठीक है, हम जिस डेमोक्रेटिक, जहाँ पे जनता द्वारा शासन किया जाता है, जनता के द्वारा जनता के लोगों के लिए, हम जिस डेमोक्रेटिक और समाजवादी, यानी कि समाज का ही वर्चस्व है, समाज के निर्माण का प्रयास कर रहे हैं, उसमें शिक्षा की व्यक्ति की क्षमताओं, रुझानों और रुचियों से संबद्ध होगी और इसका लिंग के आधार पर विभाजन संभव नहीं है। तो हंसा मेहता ने क्या कहा कि हम जिस प्रजातांत्रिक और समाजवादी समाज के निर्माण का प्रयास कर रहे हैं, अगर उसमें हम लिंग भेद, यानी कि बालक बालिकाएं मेल फीमेल के बेसिस पे हम लोग अगर भेदभाव करते हैं, तो ये शिक्षा के लिए अच्छी नहीं होगी। इसलिए लड़के लड़कियों में लिंग के आधार पर भेद करते हुए भिन्न पाठ्यक्रम की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो हंसा मेहता समिति ने कहा कि लड़के और लड़कियों के लिए कोई अलग अलग सिलेबस नहीं डिजाइन होगा कि लड़के ये पढ़ेंगे, लड़कियां इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। पर इसके साथ ही समिति ने यह भी स्वीकार किया कि इस प्रकार के समाज के निर्माण में अभी बहुत देर लगेगा कि लड़के और लड़कियां सबके लिए क्या हो, सब सिलेबस बराबर हों। ठीक है, अगर लड़के पायलट बन रहे हैं तो लड़कियां भी पायलट बनेंगी, लड़के ट्रेन चला रहे हैं तो लड़कियां भी ट्रेन चलाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार का सामान निर्माण करने में बहुत देर लगेगा। इस संक्रांति काल में हमें स्त्रियों पुरुषों के बीच कतिपय मनोवैज्ञानिक अंतर और उनके आधार पर सामाजिक कार्यों में अंतर वस्तु स्थिति के रूप में तथा लड़के लड़कियों के पाठ्यक्रम निर्माण के व्यवहारिक आधार के रूप में स्वीकार करने होंगे। यह आवश्यक है कि यह अंतर ऐसा हो कि नए समाज के निर्माण में बाधा न पैदा करें, न केवल वर्तमान स्थिति को यथावत बनाए रखें, बल्कि अपेक्षित परिवर्तन के लिए वातावरण भी उत्पन्न करें। तो इस प्रकार हंसा मेहता समिति 1962 की ये रिपोर्ट थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या है? बेसिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। 2022 में प्रश्न पूछा है, अथवा बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य लिखिए। तो आपको पता है बेसिक शिक्षा परियोजना गांधी जी की देन है। तो बेसिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। ठीक है, बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट कहते हैं इसको, BEP कहते हैं। बी से बेसिक, ई से एजुकेशन, पी से प्रोजेक्ट, बेसिक शिक्षा परियोजना कह देंगे इसको। तो पहला क्या है इसका उद्देश्य? पहला इसका कुछ कल्चरल उद्देश्य है, कुछ कल्चरल ऑब्जेक्टिव है, यानी कि कुछ संस्कृति, हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति का इसके पीछे कुछ ऐसा उद्देश्य छिपा हुआ है कि हम बेसिक शिक्षा परियोजना को लाए हैं। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली अंग्रेजी ढांचे में ढाली गई थी। जब अंग्रेज 1947 से पहले हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा नीतियां ला रहे थे अपना शासन प्रशासन सुचारू रूप से चलाने के लिए, शरीर रहेगा हिंदुस्तानी और दिल दिमाग रहेगा इंग्लिस्तानी। तो इस प्रकार के सोचों को लाते हुए अंग्रेजों ने शिक्षा को डिजाइन किया था। तो वो अंग्रेजी ढांचे वाला था। उसका
एक उद्देश्य विदेशी संस्कृति को भारतीयों पर थोपना था, ठीक है। जैसे मैंने बताया है कि शरीर हिंदुस्तानी और दिल दिमाग इंग्लिस्तानी, लेकिन बेसिक शिक्षा में भारतीय शिल्पों को, ठीक है, लेकिन बेसिक शिक्षा में क्या होगा, जो भारतीय शिल्प है, हस्तकला है, लघु उद्योग है, जैसे जूट कपास की खेती हो गया, रेशम कीट पालन हो गया, तो ये जो भारतीय शिल्पों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और शिक्षा को भारतीय संस्कृति के अनुकूल बनाया गया। ये क्या था, सांस्कृतिक उद्देश्य था, इसीलिए बेसिक शिक्षा परियोजना को लाया गया। दूसरा क्या था, दूसरा उद्देश्य क्या था बेसिक शिक्षा परियोजना लाने के पीछे, तो बालकों में नैतिक गुणों का विकास होगा, उचित अनुचित का विचार, कार्य या अकार्य की भावना का विकास ऐसी शिक्षा के द्वारा ही संभव है जिसका आधार अहिंसा है। अहिंसा पर आधारित बेसिक शिक्षा प्रणाली, गांधी जी भी क्या थे, अहिंसा के पुजारी थे, तो गांधी जी के ही फाउंडेशन पर, गांधी जी के ही फाउंडेशन पर क्या होगा, ये भी बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य क्या होगा, अहिंसा पर आधारित शिक्षा होगी और बालकों में पारस्परिक घृणा को कम करके, सांप्रदायिक द्वेष को भी कम करके एवं कलह यानी कि झगड़ा झुट्टी की कलुषित मनोवृत्तियों को पनपने नहीं देती है। ये बालकों में नैतिक गुणों का विकास होता है। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, आर्थिक उद्देश्य। तो बेसिक शिक्षा परियोजना के पीछे कुछ इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट था, कुछ इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव था। तो बेसिक शिक्षा के आर्थिक क्षेत्र में बेसिक शिक्षा के दो उद्देश्य हैं, बच्चों द्वारा बनाई गई वस्तुओं से, ठीक है, बच्चों द्वारा बनाई गई वस्तुओं से विद्यालयों के व्यय की आंशिक पूर्ति करके उनको आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक शिक्षा परियोजना में ही आत्मनिर्भर शब्द की उत्पत्ति हुई कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है, जो आप लोग सुनते होंगे न्यूज चैनल में कि स्वस्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत, तो ये आत्मनिर्भर भारत बेसिक शिक्षा परियोजना में ही बालकों के द्वारा भिन्न प्रकार के हस्तकला और लघु उद्योगों को बढ़ावा दे करके बालकों को पैसा उन्हें मिलेगा, मान लीजिए कुछ धन की आपूर्ति हो जाएगी विद्यालय का, तो आत्मनिर्भर भी बनेंगे और बेसिक शिक्षा समाप्त हो जाने के बाद बेकारी की समस्या का समाधान भी होगा इससे। यह शिक्षा बेकारी की समस्या का समाधान करके देश की मदद कर सकती है, साथ ही उत्पादन वृद्धि में भी अपना योगदान दे सकती है, ये आर्थिक उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य। तो सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य देखिए, बेसिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सर्वोदय समाज की स्थापना है। सर्वोदय समाज में स्वार्थ के स्थान पर परमार्थ, संघर्ष के स्थान पर न्याय, शोषण के स्थान पर सेवा की प्रवृत्तियां होती हैं। बेसिक शिक्षा का उद्देश्य ऐसे ही सर्वोदय समाज की स्थापना करना था। उदाहरणार्थ, जो बालक किसी शिल्प में परिश्रम करता है वह व्यक्ति परिश्रम का महत्व अच्छी तरह समझता है। आप खुद महसूस किए होंगे, जो चीज़ों को आप लोग मेहनत करके, बहुत मेहनत करके कमाएंगे या मेहनत करके उसे किसी चीज़ को, किसी गोल को अचीव करेंगे, तो वो गोल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है आपने उस चीज़ को पाने के लिए कितनी मेहनत की है और दूसरे का शोषण नहीं करता है। इस तरह बेसिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों से शोषणहीन समाज की स्थापना संभव है। तो आपके 4 उद्देश्य थे, सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य था, और उसके बाद बालकों में नैतिक गुणों का विकास और सांस्कृतिक उद्देश्य, ये का बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य थे। ये प्रश्न 2022 में पूछा था। चलिए आज के नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, शिक्षा प्रणाली 1986 के अंतर्गत पाठ्यक्रम का संक्षेप में विवरण दीजिए। तो शिक्षा प्रणाली 1986 में जो आपका सिलेबस डिजाइन किया गया था वो बताना है आपको। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो शिक्षा प्रणाली 1986 के अंतर्गत 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए जो परिवर्तन किया गया वह निम्नलिखित है। पहला क्या है, 3 भाषाओं का अध्ययन किया गया था, ठीक है। उसके बाद हिंदी भाषा क्षेत्रों में मातृभाषा या अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी हिंदी भाषी क्षेत्रों में 3 भाषाओं का अध्ययन किया गया, ठीक है, 3 भाषाओं का अध्ययन किया गया। उसके बाद हिंदी भाषी क्षेत्रों में क्या होगा, मातृभाषा या अंग्रेजी भाषा चलेगी। अंग्रेजी, हिंदी यदि मातृभाषा के रूप में है, ठीक है, अगर हिंदी मातृभाषा है किसी क्षेत्र में तो वहाँ पे अंग्रेजी होगा दूसरी भाषा। और आधुनिक भारतीय भाषा, हिंदी के अतिरिक्त कोई आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी क्षेत्रों में था ये। यानी कि जो आपका त्रिभाषा सूत्र था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो त्रिभाषा
जो ट्राई लैंग्वेज फार्मूला था 1986 का, अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र में, तो पहला आपका क्या होगा, मदर टंग होगा या इंग्लिश होगा। दूसरा क्या होगा आपका, इंग्लिश होगा, इंग्लिश होगा जब पहला मदर टंग क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, तो दूसरा लैंग्वेज क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। तीसरा लैंग्वेज क्या होगा आपका, कोई भी एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज ले लेंगे, ठीक है, हिंदी के अतिरिक्त, क्योंकि हिंदी आपने पहले ऑप्ट कर लिया है पहले ही भाषा में, और दूसरा अंग्रेजी है, और तीसरा आधुनिक भारतीय भाषा। ये हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए हैं। और जहाँ पे हिंदी नहीं बोले जाते हैं, जहाँ पे अहिंदी भाषी क्षेत्र जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तो अहिंदी अहिंदी भाषा क्षेत्रों में जहाँ पे हिंदी नहीं बोले जाते हैं, तो पहले वहाँ का मातृभाषा, मान लीजिए कोई तमिल है, कोई तेलुगु है, तो मातृभाषा ले लेगा या अपना क्षेत्रीय भाषा लेगा। दूसरा उच्च हिंदी या प्रारंभिक हिंदी, ठीक है, वो क्या करेगा, पहला अपना वो स्थानीय भाषा पढ़ेगा जो जहाँ पे हिंदी नहीं बोला जाता है, उसके बाद वो दूसरा को हिंदी भाषा को लेगा। तीसरा उच्च या प्रारंभिक अंग्रेजी, ये थर्ड पे लेगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, दूसरा गणित, इतिहास, नागरिक शास्त्र, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भूगोल। ये आपको याद रखना है, पहला ये हो गया, ये ट्राइएंगुलर, ये लैंग्वेज की बात हो गई कि लैंग्वेज अगर पढ़ेंगे जो हिंदी भाषा क्षेत्र के बच्चे, ये तीनों लेंगे पहले, और जो जिस हिंदी भाषा क्षेत्रों में जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ पे ये तीन लैंग्वेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लैंग्वेज वाला हो गया बच्चे पढ़ने के लिए। और उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट क्या होगा, गणित होगा। तीसरा इतिहास, नागरिक शास्त्र, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भूगोल। चौथा भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद कार्यानुभव पांचवा। उसके बाद इसके अंतर्गत निम्नलिखित ट्रेड आते हैं, जिनमें से एक का चुनाव करना होता है, ठीक है। कोई एक एक्स्ट्रा करिकुलर ट्रेड मान लीजिए ले सकते हैं आप। मान लीजिए पहला आप पशुपालन ले सकते हैं, दूसरा मुर्गी पालन, तीसरा मधुमक्खी पालन, चौथा कृषि, पांचवा शिल्प, छठवां बढ़ईगिरी, सातवां बागवानी, अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग कर सकते हैं कोई भी, मोटर मैकेनिक वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, अभियांत्रिकी, संगीत, नृत्य, पुस्तक कला, खिलौने और मिट्टी के बर्तन बनाना, कठपुतली, चर्मकला, रेडियो, फोटोग्राफी, टाइपराइटिंग ले सकते हैं, कताई बुनाई, ठीक है। टाइपराइटिंग को क्या कहते हैं, स्टेनो कहते हैं, स्टेनो। तो आप स्टेनो भी ले सकते हैं। उसके बाद आपका प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स ले सकते हैं, ठीक है। वाटिका यानी कि बाग बगीचा। उसके बाद पशुपालन आदि, ये आपका हो जाएगा शिक्षा प्रणाली 1986 के अंतर्गत सिलेबस। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रणाली 1986 की विशेषताएं बताइए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की क्या विशेषताएं थी, तो आप लोग लिख सकते हैं इसमें त्रिभाषा स्तरीय था, इसमें क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी पर भी बल दिया गया, कुछ ट्रेड भी थे, इसमें व्यावसायिक शिक्षा का भी बल दिया गया, तो आप लोग बना के लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एकदम एग्जैक्ट आंसर, इस शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, शिक्षा के स्तर को उन्नतशील बनाना। नवीन शिक्षा प्रणाली में समस्त विषय इस प्रकार के हैं जिनका स्तर उन्नत है। विज्ञान है, गणित है, सामाजिक विज्ञान, एसएसटी है, आदि विषय भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पढ़ाए जाते हैं। तो शिक्षा के स्तर को ये उन्नतशील बनाएगा ही बनाएगा, जिससे देश का भी विकास होगा। सेकंड, उच्च शिक्षा के लिए अवांछनीय प्रवेश पर रोक। यह शिक्षा प्रणाली विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या को सीमित कर सकेगी, ठीक है। जब उच्च शिक्षा में जो मान लीजिए कुछ घूस दे करके, कुछ पैसे दे करके एडमिशन करवा लेते हैं, जो जाके वो क्या ही पढ़ेंगे जो घूस दे करके एडमिशन करवा के पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो ये अवांछनीय प्रवेश को क्या होगी, रोक लगेगी। इस शिक्षा प्रणाली के आधार पर विद्यार्थी सबसे पहले रोजगार प्राप्त करेंगे जब सब लोग पढ़े रहेंगे, तो इसलिए विद्यार्थी रोजगार प्राप्त कर विद्यालयों में व्यर्थ ही प्रवेश नहीं लेंगे, ठीक है, चलो बस डिग्री ले लेते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। छात्रों को जब रोजगार की प्राप्ति नहीं होती है तभी वे अवांछनीय रूप से प्रवेश लेते हैं। ये उच्च शिक्षा के लिए अवांछनीय प्रवेश पर रोक लगा था 1986 के शिक्षा नीति के अनुसार।
तीसरा क्या होगा, मूल्यांकन की नई व्यवस्था होगी। क्या होगी? तीसरा, मूल्यांकन की नई व्यवस्था। इस शिक्षा प्रणाली द्वारा नई मूल्यांकन पद्धति बनाई जाती है। इसके अंतर्गत परीक्षा परिणाम श्रेणियों एवं ग्रेडों के आधार पर दिए जाएंगे। ग्रेड निम्न प्रकार होंगे। ठीक है, श्रेणी और ग्रेड यानी कि श्रेणी यानी कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, आपको मिलता है रिजल्ट, तो देखते हैं उस पर लिखा था फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, उसी को श्रेणी कहेंगे। ठीक है, उसके बाद ग्रेड हो गया आपका। विशेष योग्यता आपका क्या होगा? संतोषप्रद है, उत्तम है, निम्न है, अच्छा है। तो ये विशेष योग्यताएं दी जाएंगी। तो मूल्यांकन की नई व्यवस्था अपनाई गई। चौथा, शिक्षा संरचना में एकरूपता आई। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशनल अप्रोच। तो शिक्षा संरचना में एकरूपता हुई। इस शिक्षा प्रणाली के द्वारा संपूर्ण भारत की शिक्षा पद्धति में समरूपता लाई जा सकेगी। ठीक है, सब लोग क्या होंगे? 10th+2+3 के शिक्षा संरचना में बंधे रहेंगे, जो छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करेगी। तो यह शिक्षा से क्या आएगी? शिक्षा में एकरूपता आएगी। पांचवा, व्यावसायिक शिक्षा की प्रमुखता। तो इस शिक्षा प्रणाली ने व्यावसायिक शिक्षा को अधिक प्रमुखता दी गई है। इस प्रणाली द्वारा छात्र स्वयं के प्रति जागरूक होगा। कार्यानु कार्यानुभव के अंतर्गत ट्रेडों के द्वारा अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय शुरू कर सकेगा। इस व्यावसायिक कुशलता द्वारा देश में व्याप्त बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है। ये व्यावसायिक शिक्षा की प्रमुखता हो जाएगी। तो व्यावसायिक शिक्षा की प्रमुखता होगी। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। उसके बाद शिक्षा संरचना में एकरूपता आएगी, मूल्यांकन की नई व्यवस्था होगी, उच्च शिक्षा के लिए अवांछनीय प्रवेश पर रोक लगेगा और शिक्षा के स्तर को उन्नतशील बनाया जाएगा। ये इसकी विशेषताएं थी एनईपी 1986 की। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 क्या है? राममूर्ति समीक्षा समिति, ठीक है, द्वारा शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त संबंधी समीक्षा एवं सुझावों का वर्णन एवं मूल्यांकन कीजिए। तो जो राममूर्ति समिति आई थी, राममूर्ति समीक्षा समिति द्वारा शिक्षा के प्रशासन में क्या, शिक्षा की प्रशासन कैसा होना चाहिए, कैसा रूल रेगुलेशन होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, और किस प्रकार के धन कितना केंद्र सरकार देगी, कितना राज्य सरकार देगी, इसका अनुपात, इसका संबंधित समीक्षा। ठीक है, इसका रिव्यू और इसका क्या सुझाव होने चाहिए प्रशासन के लिए और वित्त के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, इसका वर्णन करना है आपको और इसका मूल्यांकन करके बताना है कितना कहाँ तक सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शैक्षिक प्रशासन के विकेंद्रीकरण की बात कही गई थी। ठीक है, शैक्षिक प्रशासन का क्या किया गया था? विकेंद्रीकरण, मतलब सारे प्रशासन को किसी एक केंद्र से बांध देंगे। तो ये क्या जाएगा? विकेंद्रीकरण हो जाएगा। मान लीजिए बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हो, कोई एक मुखिया हो, तो ये विकेंद्रीकरण हो जाएगा, जो इन सबको क्या करे? कंट्रोल करे, एक एक लेवल बनाया जाए। परंतु वैसा कुछ नहीं किया गया है। यह कार्य बहुत शीघ्र किया जाए, इस शिक्षा नीति में, यानी कि विकेंद्रीकरण शिक्षा का नहीं हुआ था राममूर्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। तो इस शिक्षा नीति में इसके क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त धनराशि देने का आश्वासन दिया गया था सरकार द्वारा। सरकार ने अपने वायदे के अनुसार विभिन्न कार्यों हेतु धनराशि देना प्रारंभ भी किया था। परंतु जहां प्रथम योजना 1951-55 में शिक्षा के लिए 7.86% की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो पूरे बजट का 7.86% की व्यवस्था की गई थी 1951 से 55 में। वहाँ सातवीं योजना 1985 से 90 के बीच में उसे घटाकर 3.55% कर दिया गया। संसाधनों की कमी के कारण इस शिक्षा नीति का क्रियान्वयन नहीं हो सका। ठीक है, समिति ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उचित क्रियान्वयन हेतु राज्य को आवश्यक धनराशि जुटानी चाहिए थी। तो ये आपका क्या हो गया? शिक्षा के प्रशासन में वित्त संबंधी समीक्षा थी। अब देखिए समीक्षा हो गया। अब देखिए मूल्यांकन। तो शिक्षा के वित्त और प्रशासन का हमने क्या कर लिया? समीक्षा कर लिया कि 7.5% था तो 3.5 हो गया। सरकार ने पैसा दे रहा था लेकिन 7वें चरण तक आते थे, कम हो गई। तो उसी प्रकार राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 का मूल्यांकन चलिए हम लोग करते हैं। तो राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 का मूल्यांकन। तो इस समिति ने केवल खानापूर्ति की है।
ठीक है, जो राममूर्ति समीक्षा समिति थी 1990, इसने क्या किया, केवल खानापूर्ति की है, जो होना चाहिए था पर नहीं हुआ। समिति की सम्मति में अंग्रेजी का वर्चस्व कम होना चाहिए। जो राममूर्ति समिति आई थी, इसमें अंग्रेजी का वर्चस्व ज्यादा था, वह और बढ़ रहा है। समिति ने कहा है कि नवोदय विद्यालयों से कोई लाभ नहीं हो रहा है, यह योजना बंद कर देनी चाहिए। पर यह योजना आज भी चल रही है। आप लोग देखते होंगे नवोदय विद्यालय में बच्चे प्रवेश लेते हैं, तो जो ये नवोदय है उस टाइम नहीं चल रहा होगा, मान लीजिए कुछ टाइम टाइम के लिए नहीं चला होगा, तो नवोदय विद्यालय, मान लीजिए राममूर्ति समीक्षा कह रहे थे कि नवोदय विद्यालय नहीं चल रहा है तो इसको बंद कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। समिति ने सुझाव दिया था कि उच्च शिक्षा में छात्रों का प्रवेश नियंत्रित होना चाहिए। तो जो राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 थी, वो कह रही थी कि उच्च शिक्षा में सभी बच्चों को प्रवेश थोड़ा कंट्रोल में देना चाहिए, मतलब वैसे ही फ्री फ्री में, कहने का मतलब ज्यादा प्रवेश नहीं होना चाहिए, परंतु अनियंत्रित स्ववित्त पोषित, ठीक है, लेकिन क्या, अनियंत्रित स्ववित्त पोषित, यानी कि प्राइवेट उच्च शिक्षा संस्थान खुलते जा रहे हैं। तो राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 ने क्या कहा था कि सरकारी योजनाओं को अगर आगे बढ़ाना है, सरकार की योजनाओं को, देश को आगे बढ़ाना है, तो स्व-वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थान, यानी कि सेल्फ फाइनेंस को क्या कहेंगे, प्राइवेट, प्राइवेट कहेंगे। तो जो प्राइवेट उच्च शिक्षा संस्थान है, ये खुलते जा रहे हैं और उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जिससे सरकारी का वर्चस्व घट रहा है। ये कहना था राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 का मूल्यांकन। तो ये क्या होगा, राममूर्ति समीक्षा समिति द्वारा शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त संबंधी समीक्षा एवं सुझावों का वर्णन था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 क्या है, प्रश्न नंबर 28 देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 को स्पष्ट कीजिए। तो एनसीएफ 2005 था, तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं, एनसीएफ सन 2000 को। तो एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 को स्पष्ट करना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में संपूर्ण देश के लिए टेंथ को क्या किया गया, 5+3+2 के रूप में विभाजित किया गया था। उसके बाद +2+3 शिक्षा संरचना घोषित की गई, और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी ने 1975 में प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की आधारभूत पाठ्यचर्या कोर करिकुलम तैयार कर यथा दस्तावेज प्रकाशित किया। तो जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आपकी आ गई थी, एनसीईआरटी ने क्या किया कि जो प्रारंभ के जो ये 10 वर्ष है, यानी कि ये प्राइमरी हो गया, 5 वर्ष तक क्या हो गया प्राइमरी, उसके बाद ये माध्यमिक हो गया 3 वाला, ठीक है, और ये जो 2 है आपका उच्च माध्यमिक, यानी कि क्लास 8 तक है, ये क्लास 10 तक हो गया, ठीक है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक। तो ये क्या किया, 10 वर्षीय शिक्षा का ये आधारभूत पाठ्यचर्या कोर करिकुलम तैयार कर दिया एनसीईआरटी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 10+2+3 शिक्षा संरचना को संपूर्ण देश में अनिवार्य रूप से लागू करने की घोषणा की गई थी। इस बीच 1975 में तैयार की गई प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की आधारभूत पाठ्यचर्या की नई रूपरेखा तैयार कर उसे 1988 में प्रकाशित किया गया, ठीक है। तो 10 वर्षीय शिक्षा की आधारभूत पाठ्यचर्या जो कोर करिकुलम तैयार किया गया था 1968 के शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए, जो एनसीईआरटी ने 1975 में देखिए क्या किया था, कोर करिकुलम डिजाइन किया था, जो स्टार्टिंग का ये जो 10 वर्ष है इसके लिए। तो इसको क्या नई रूपरेखा एनसीईआरटी ने कब इसको तैयार किया, इसको नया रूप से, नए मॉडल में, नए डिजाइन में, नए सुझाव में, नए तरीकों में 1988 में फिर से प्रकाशित किया। इस पाठ्यक्रम का अनुपालन प्रांतीय सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने ढंगों से किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात किसी भी स्तर के पाठ्यक्रम का पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 1986 में कहा था कि हर 5 वर्ष पे क्या होगा, हर स्तर के पाठ्यक्रम का पुनर्निरीक्षण किया जाएगा और उसमें आवश्यक संशोधन भी किए जाएंगे। दूसरी ओर 1992 में जो राममूर्ति समिति आई थी,
उसमें केंद्रीय सरकार ने संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के अनुपालन और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी, तो उसी को संशोधित रूप में क्या किया, जो केंद्र सरकार था उसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1900 नया उसको क्या कर दिया, नाम रख दिया संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की संशोधित आधारभूत पाठ्यचर्या, ठीक है, संशोधन करके कोर करिकुलम फिर से पाठ्यक्रम में चेंज किया गया और फिर से 1992 में जो 1986 वाला पाठ्यक्रम था कोर करिकुलम, इसमें उसमें संशोधन किया गया और संशोधित आधारभूत पाठ्यचर्या 1992 वाला बनाया गया का कुछ नवीन रूप दिया और उसे नवंबर 2000 में प्रकाशित किया। ठीक है, तो इसका ये इतिहास रहा। तो नवंबर 2000 में क्या किया, प्रकाशित किया, जो इस प्रकार है, यानी कि 1986 की शिक्षा नीति आई, उसके बाद इसकी कोर करिकुलम एनसीईआरटी 1975 में डिजाइन करता है, फिर 1988 में फिर से बदलता है, फिर से जब 1988 के बाद जब फिर 1992 में क्या होता है, फिर से एनसीईआरटी क्या करता है, एनसीईआरटी नहीं सॉरी सरकार क्या करती है, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 लाती है। क्यों लाती है, क्योंकि जो संशोधित आधारभूत पाठ्यचर्या है उसको बदलने के लिए, कुछ संशोधन करने के लिए, कुछ हर 5 वर्ष पे क्या होता है, अंतराल में चेंज होते रहता है। तो चेंज करने के लिए सरकार ने क्या किया, ये 5 वर्ष पश्चात लाया ताकि कुछ और इसमें सुधार किया जा सके, इसीलिए लाया था। तो नवंबर 2000 में क्या हुआ, प्रकाशित किया, वही बन गया क्या, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 2000। तो इसी को बना दिया गया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000। आप समझ रहे हैं कि एनसीएफ का निर्माण कैसे होता है, जो मैंने बताया है इसी तरह क्या होता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार होती है, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनता है, यानी कि नेशनल लेवल पर करिकुलम का फ्रेमवर्क बनाया जाता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या इस प्रकार है, ठीक है, पूर्व प्राथमिक मतलब जो 3 से 6 वर्ष के बालक हैं उनको पूर्व प्राथमिक में हम ऐड करेंगे। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा स्तर पर बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के बोझ से मुक्त रखा जाए। आप देखते हैं जो आंगनबाड़ी में या बाल बाटिका में जाते हैं बच्चे, प्री प्राइमरी में, एलकेजी यूकेजी में जो बच्चे रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनको बस वो विद्यालय जाएं, उठना बैठना बोलना हंसना और क्रीड़ा खेल कूद करना, बस उतना ही सीख जाएं जो उनको जो सर्वांगीण विकास, ताकि आगे की शिक्षा में वो कर सकें, ताकि उनका शरीर और मस्तिष्क क्या हो, विकास हो जाए। बच्चों को खेलने के स्वतंत्र अवसर दिए जाएं। इसीलिए देखते होंगे आप बाल बाटिका आंगनबाड़ी में बच्चों को क्या, उनका रूम बहुत गंदा रहता है, इधर उधर छींटे रहते हैं कापी किताब बैग वगैरह, तो उनके स्वतंत्र अवसर दिए जाएं। उन्हें पौष्टिक भोजन भी मिलता है, पोषाहार वितरण योजना इसीलिए लाया गया था। तो पौष्टिक भोजन दिया जाता है, उनके शरीर के अंगों को पुष्ट किया जाता है, ठीक है, उनके शरीर के अंगों को क्या किया जाता है, पुष्ट किया जाता है, और उनकी इंद्रियों को भी प्रशिक्षित किया जाता है। तीसरा, बच्चों को पूर्व प्राथमिक में सुनने और बोलने के स्वतंत्र अवसर दिए जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जो पूर्व प्राथमिक होते हैं आपस में लड़ते हैं, इधर उधर छींटते वगैरह हैं, डेस्क वगैरह जो उनका कुर्सी वगैरह होता है, मान लीजिए चटाई वगैरह होता है, तो क्या होते हैं, उसे फेंकते हैं बच्चे इधर उधर। तो ये उनके सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को, उनका जो फंक्शनल अप्रोच है शरीर का, उनका विकास हो सके, इसीलिए उन्हें ऐसा करने दिया जाना चाहिए। उनकी घरेलू भाषा में सुधार किया जाए। मान लीजिए घर पे वो भोजपुरी बोलते हैं, तो उनको स्कूल में हिंदी बोलने का प्रयास करवाया जाता है और उन्हें मातृभाषा के प्रयोग की ओर उन्मुख किया जाए। तो ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या थी, एनसीएफ 2000 की नींव थी, इसी प्रकार थी। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 को स्पष्ट हम लोग कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29 क्या है। प्रश्न नंबर 29 क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2005 की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, अथवा देखिए 2 नंबर का आता है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2005 की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, अथवा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2005 पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर लिखेंगे, पाठ्यक्रम पर सरकार परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है, गवर्नमेंट आती रहती है और पाठ्यक्रम बदलती रहती हैं। सन 2004 में केंद्र में एनडीए की सरकार के स्थान पर यूपीए की सरकार सत्तारूढ़ हुई, ठीक है। तो 2004 में क्या हुआ, एनडीए की सरकार, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं उसको, जो जिसमें प्रेजेंट टाइम में सरकार है भाजपा गवर्नमेंट, वो एनडीए की सरकार है, ठीक है। तो उसके स्थान पर क्या हुआ, यूपीए की सरकार
आ गई, ठीक है, जो यानी कि कांग्रेस की सरकार आ गई। तो यूपीए की सरकार सत्तारूढ़ हुई, कांग्रेस गठबंधन वाली। तो उसने कहा कि पूर्व 2000 में पाठ्यचर्या का भगवाकरण किया गया है, ठीक है। तो कांग्रेस ने कहा ये जो पाठ्यचर्या बना है इसका भगवाकरण किया गया है, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए घातक है। अतः धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी सभा बुलाई गई, जो 14 जुलाई से 19 जुलाई 2004 तक चली, ठीक है। इस सभा में यह निर्णय लिया गया कि 21वीं शताब्दी के आवश्यक संशोधन करने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कही गई थी, और 2000 में बने पाठ्यक्रम के 5 वर्ष 2005 के पूरे होने वाले थे। इसी मध्य वर्ष 2000 के सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहेंगे इसको, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सूचना संचार प्रौद्योगिकी का समाज पर प्रभाव बहुत तेजी के साथ पड़ा और कंप्यूटर की आधुनिक दुनिया तैयार होने लगी। इसके कारण भी पाठ्यचर्या में संशोधन अपेक्षित था। अतः राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की रूपरेखा तैयार की गई और इसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के शीर्षक से दिसंबर 2005 में प्रकाशित किया गया। इस फ्रेमवर्क में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक कब, क्या, क्यों और कैसे पढ़ाना सिखाना है इसकी संपूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, जब आपकी यूपीए की सरकार आई थी। इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्न नंबर 29 तक पढ़ लिया है। लघुत्तरीय प्रश्नों के इस सीरीज में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने क्लासमेट, प्रशिक्षु और व्हाट्सएप ग्रुप में इस क्लास को शेयर करना ना भूलें, और प्रथम सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ भी हमारे चैनल को शेयर कर दें। मैंने प्रथम सेमेस्टर का पूरा बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों को पढ़ा दिया है और प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर भी करवा दिया है, और द्वितीय सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा भी हमने क्या किया है, पढ़ा दिया है। तो वहाँ से जाकर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे भी आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।